हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी लेसन 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल एवं इसका संघटन। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये नोट पढ़ेंगे। वायुमंडल के बारे में दिया गया है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। आगे है, सांस लेने के लिए वायु यानी कि हवा आवश्यक है जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या हवा सभी जगह है? और यहाँ पर देखिए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो फिर वो परावर्तित होती है, यानी कि वो फिर लौट जाती है। धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। अब यहाँ पर एक नोट है, वायुमंडल छन्ना पात्र का कार्य करता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानकर पृथ्वी पर भेजता है। पराबैंगनी किरणों को हम लोग बोलते हैं यूवी रेज। तो वायुमंडल में एक ओजोन परत होता है जो कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों को छानकर अच्छी किरणों को पृथ्वी पर भेजता है और उन किरणों से हमें कोई भी हानि नहीं पहुँचती है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुँचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। अब यहाँ पर देखिए, जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अर्थात मैदान, यानी कि पर्वत पहले गर्म होता है या फिर मैदान पहले गर्म होता है? इसका आंसर होगा कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती है, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है एवं उत्तरोत्तर यानी कि बाद में ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। अब यहाँ पर दिया गया है वायुमंडल के संघटन के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस से भारी होती है। इसीलिए जब हम गुब्बारे को मुंह से फुलाते हैं तो वो गुब्बारा हवा में नहीं उड़ता है, अपने आप ऊपर नहीं जाता है। लेकिन जब हम गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो वो गुब्बारा अपने आप ऊपर जाने लगता है। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हल्की होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। चूँकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, अतः वह ऊपर की ओर उठती है। अब यहाँ पर है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। वायुमंडल में गैसों का वितरण दिया गया है। टोटल है 100%। 100% में से नाइट्रोजन गैस है 78.03%, ऑक्सीजन गैस है 20.99%, आर्गन गैस है 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%,
हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01% है। अब यहाँ पर संघनन की परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है जिनसे बाद में वर्षण होती है, संघनन कहलाता है। वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78.03% है, जबकि ऑक्सीजन 20.9% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं जो संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव नजर आता है। यहाँ पर एक नोट है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। इसी कारण भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है और जलवायु की दशाओं में भी परिवर्तन नजर आ रहा है तथा भूमंडलीय तापन हो रहा है। तो यहाँ पे सवाल है कि इससे क्या परेशानी होगी। इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या ठंडे प्रदेश में भी ऐसा ही है? तो नहीं, ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। अब यहाँ पर वायुमंडल की संरचना दी गई है। क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? हाँ, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है क्षोभमंडल, समतापमंडल, उसके बाद है मध्यमंडल, फिर है वायुमंडल और फिर सबसे बाद में बहिर्मंडल। तो सबसे पहले आता है क्षोभमंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षोभमंडल है, यहाँ पे क्षोभमंडल, फिर इसके बाद है समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर इसको आयनमंडल बोलते हैं। वायुमंडल को हम आयनमंडल भी बोलते हैं। और उसके बाद है बहिर्मंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहिर्मंडल। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि ये परत किस तरह से काम करता है और इसका क्या महत्व है। सबसे पहले क्षोभमंडल है। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जलवाष्प एवं धूलकण अधिकता से मिलते हैं। मौसमी संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेखा है ये क्षोभ सीमा है, इसी को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर क्या है? समताप मंडल। तो अब हम समताप मंडल के बारे में पढ़ेंगे। समताप मंडल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, समताप मंडल को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, बाह्य मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर और बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है।
इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। अब मध्य मंडल है, जिसको हम मेसोस्फीयर बोलते हैं। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते। नेक्स्ट है हमारा आयन मंडल या वायुमंडल, जिसको हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। वायुमंडल का फैलाव 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। बहिर्मंडल यानी कि एग्जोस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वायुमंडल के सारे परतों के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आप लोग इसका नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। वायुमंडल की 5 परतें होती है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।